एपिसोड 67 टू 70। उसने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। रूबी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। रे और जिमी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। टिना को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह जानती थी कि उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त कैसा इंसान है। वह एक काया आदमी था जो अपनी जिंदगी एक औरत पर जीता था। उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए हर किसी से पैसे उधार लिए। उनके जैसे आदमी के पास 100 BMW बाइक खरीदने के लिए 30 मिलियन कैसे होंगे? उसे पैसे कहां से मिले? हालांकि इस समय अर्जुन ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और उदासीनता से कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम ही हो जिसने मुझ पर लेबल लगाया है। तो क्या हुआ अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं? तो क्या हुआ अगर मेरे पास पैसे हैं? हर किसी के पास केवल एक ही जीवन होता है। और यह पहली बार है जब हर कोई इंसान बना है। मेरे पास हर किसी के सामने झुकने की कोई वजह नहीं है। क्योंकि मेरे पास न तो पैसा है और न ही ताकत। इसके अलावा किसी को इसलिए परेशान करने की कोई वजह नहीं है क्योंकि वह अमीर या ताकतवर है। मैंने तुमसे दयालु होने के लिए नहीं कहा, मैं तुम्हें बस कुछ सिद्धांत बताना चाहता था। अर्जुन की आवाज गूंज रही थी। अब जब सबकी निगाहें उस पर थीं तो उसके शब्द और भी जोरदार हो गए। अर्जुन ने सभी की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास, अर्जुन कपूर के पास, बहुत सारा पैसा है। अगर आप आश्वस्त नहीं हैं, तो आपको बस फर्श पर ही रहना चाहिए। अगर आप मुझसे खुश नहीं हैं, तो मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है जिससे मैं आपको फर्श पर घुटने टेकने और मेरे पैर चाटने पर मजबूर कर सकता हूं। वह बहुत दबंग लग रहा था। पहले तो वह अपने भाषण में बहुत धार्मिक लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वह दबंग हो गया। हर कोई हैरान था, खास तौर पर ईशा और उसका गिरोह। वे अर्जुन को जटिल निगाहों से देख रहे थे। अर्जुन को उन लोगों की निगाहें देखकर मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे डरे हुए थे, लेकिन साथ ही वे आश्वस्त भी नहीं थे। उसी समय जंक्शन से BMW बाइकों का एक झुंड जोर से आवाज करता हुआ आया। सवारों ने बाइक रोकी और पार्क की। फिर उन्होंने अपने हेलमेट उतारे और नीचे उतर गए। वे साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े हो गए। दुकान में मौजूद लोगों को भी बाहर निकाला जा रहा था। वे सभी इंजन की गड़गड़ाहट के साथ प्लाजा पर रुक गए। 100 बाइकें थीं। यह एक ऐसा दृश्य था। सभी ने गहरी सांस ली। कई राहगीरों ने रुककर इसकी तस्वीरें लीं। अर्जुन ने जॉन से कहा, उन्हें मेरे होटल ले जाओ। हम आज रात वहीं डिनर करेंगे। उसके बाद जॉन ने सिर हिलाया और अपना वॉकी टॉकी निकाला। उसने ड्राइवरों को बताया कि शहर भर से उन्हें बुलाया गया था। जल्दी करो, आगडी ट्रायम्फ होटल, अभी। बूम। 100 BMW बाइकें अपने इंजन तेज आवाज में बजाते हुए सड़क पर दौड़ रही थीं। अर्जुन के चले जाने के बाद ईशा और उसके साथी बेजान होकर जमीन पर बैठ गए, जैसे उनकी रीढ़ निकाल ली गई हो। वे अपनी छवि की परवाह किए बिना जोर जोर से रोने लगे। रूबी ने अपने लाल होठों को जोर से काटा। घाव से खून बहने लगा। उसने लाल आंखों से ईशा को देखा। बेले, क्या तुम मानती हो कि वह न्यू बिलेनियर है? ईशा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं और किस बात पर विश्वास कर सकती हूँ? वे तो पहले ही बाइक भगा ले गए हैं। वह जानती थी कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसने इतने बड़े क्लाइंट को बाहर निकाल दिया था। उसके लिए डिस्चार्ज लेटर जरूर इंतजार कर रहा होगा। इस समय जॉन वहां आया। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने सूट पर लगी धूल को थपथपाया और पीली दिखने वाली ईशा के ऊपर खड़ा हो गया। धन्यवाद। उस एक बयान ने ईशा के अंतिम बचाव को तोड़ दिया। हालांकि रूबी ने फिर भी इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। वह उठी और जॉन को पकड़ लिया। उसने पूछा, मैं जानना चाहती हूँ कि उसने इतनी सारी बाइक क्यों खरीदी। जॉन को लगा कि रूबी अच्छी दिखती है, लेकिन वह बहुत घमंडी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर कपूर की एक डिलीवरी कंपनी है। वह अपने कर्मचारियों के लिए बाइक बदल रहा है। मिस्टर कपूर बहुत उदार हैं। अब से इस शहर में सभी डिलीवरी करने वाले लोग हमारी दुकान से BMW बाइक चलाएंगे। कितना आकर्षक है। इतना कहने के बाद जॉन ठहाका लगाकर हंसा और चला गया। रूबी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपने पैर पटकते हुए चीखते हुए कहा, भाड़ में जाओ। अर्जुन कपूर। उसने हम सभी से झूठ बोला। उसने बाइक नहीं खरीदी। उसकी कंपनी बस अपनी बाइक बदल रही है। वह हमें रौब दिखाने के लिए बॉस बनने का नाटक कर रहा है।
रूबी अपना गुस्सा निकालने के लिए चीख रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि फिलिप के पास $10 मिलियन हैं। उसने सोचा कि अर्जुन का बॉस अपनी कंपनी में बाइक बदलना चाहता है और वह सिर्फ अपने बॉस की तरफ से यहाँ आया है। उसके दोस्त ने चारों ओर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। वे सभी अविश्वास में थे। जब उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है, तो ऐसा लगा जैसे उन्हें मुर्गे का खून इंजेक्ट किया जा रहा हो। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और गालियां दी जो बहुत पहले ही गायब हो चुका था। लिन और उसके साथी अभी भी वहीं थे। जब उन्होंने ये सुना, तो उन्होंने राहत की सांस ली। भाड़ में जाओ, टिना, तुम्हारा जीजा वाकई कुछ और ही है। वह दिखावटीपन का एक नया स्तर है। उस लड़के ने सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान दी। वह एक निकम्मा आदमी है। टिना ने रे और जिमी के साथ जाने से पहले नाराजगी से उसे कुछ गालियां दी। उसका देवर कितना कुटिल था। इधर रूबी ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। फिर वह रोने लगी और प्यार से कहने लगी, टाइगर, तुम कहाँ हो? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सिसकियां, सिसकियां, सिसकियां। फोन के दूसरी तरफ से एक असभ्य पुरुष की आवाज आई, किस कमीने ने पेट खराब करने की हकीकत की? क्या वे मरना चाहते हैं? फोन के दूसरी तरफ से एक असभ्य पुरुष की आवाज गरजी, किस कमीने ने तुम्हें नाराज करने की हिम्मत की? क्या वे मरना चाहते हैं? टाइगर, तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होगा। सिसकना। रूबी रोते हुए बहुत दयनीय लग रही थी। ठीक है, रोना बंद करो। मुझे बताओ कि वह कौन है, और मैं तुम्हारे लिए उसे मार डालूंगा। फोन के दूसरी ओर एक भारी भरकम आदमी और उसके कुछ आदमी जेड पवेलियन में खाना खा रहे थे। वह कोई और नहीं बल्कि टाइगर था। उस समय वह शर्टलेस था। टाइगर बहुत गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए वह बहुत चिड़चिड़ा था। रूबी उसकी प्रेमिका थी। जो कोई भी रूबी का विरोध करता, वह टाइगर के चेहरे पर तमाचा मारता। उसे उस व्यक्ति को ढूंढना ही था। उसे उस व्यक्ति को यह बताना था कि कोई भी उसकी औरत को छू नहीं सकता। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कौन है। आधे घंटे बाद, रूबी और लड़कियां जेड पवेलियन में आईं। उस समय भी रूबी बहुत दुखी लग रही थी। हालांकि उसने अपना मेकअप फिर से किया था, लेकिन उसने अपनी आंखों और होठों के कोनों पर कुछ नकली चोट के निशान भी लगाए थे। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, तो वह चिपचिपी काप की तरह थी। वह टाइगर की बाहों में धीरे से फिसल गई। वह चिल्लाई, टाइगर, देखो। उसने मुझे तब तक मारा जब तक मैं ऐसी नहीं हो गई। तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होगा। टाइगर ने रूबी के चेहरे पर चोट के निशान देखे, और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया, जिससे सभी वाइन ग्लास उछल गए। वाइन ग्लास फिर मेज से नीचे गिर गए। वह चिल्लाया, भाड़ में जाओ। कौन इतना बेलगाम है? क्या तुमने उसे नहीं बताया कि तुम मेरी औरत हो? टाइगर बहुत गुस्से में था। जो भी था, उसने इतना सुंदर चेहरा खराब कर दिया। वह पागल कैसे न होगा? ये थप्पड़ मारने की बात नहीं थी, बल्कि यह सम्मान की बात थी। रूबी ने रोते हुए कहा, मैंने उससे कहा, लेकिन उसने कहा। रूबी ने डर से हकलाने का नाटक किया। टाइगर ने भौहें सिकोड़कर दहाड़ते हुए कहा, उसने क्या कहा? बताओ मुझे। रूबी ने कहा, उसने कहा, टाइगर कौन? वह तो सिर्फ एक कागजी टाइगर है। अगर उसमें हिम्मत है, तो उससे कहो कि वह मुझे ढूंढे और मैं उसके दांत निकाल दूंगी। उसने यहाँ आते समय ही स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। वह ये सब बना रही थी। उसके सभी दोस्तों ने सिर हिलाया, और साथ में तालियां भी बजाईं। हाँ, टाइगर, वह आदमी तुम्हें नीची नजर से देख रहा था। तुम्हें उसे पकड़ना ही होगा। उसका नाम अर्जुन कपूर है। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। वो रेड रूफ होटल गए थे। महिलाएं लगातार बकबक कर रही थीं। टाइगर का सीना गुस्से से भर गया था, और उसे बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह उठा और जिस कुर्सी पर बैठा था, उसे लात मारी। फिर वह दहाड़ता हुआ बोला, भाड़ में जाओ। मैं, टाइगर, कबीर के साथ 7-8 साल से हूं। और यह पहली बार है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं, जो मुझे नीची नजर से देखता है। रेड रूफ होटल, है न? तुम लोग लड़कों को बुलाओ। हम दंगा करने जा रहे हैं। उस अंधे मूर्ख को वापस यहाँ ले आओ, ताकि वह डैडी को बचा सके। बेशक, टाइगर को नहीं पता था कि अर्जुन कौन था। अर्जुन कपूर। टाइगर मिस्टर कपूर को केवल मिस्टर कपूर के नाम से जानता था, उनके पूरे नाम से नहीं। इसके अलावा, भले ही वह जानता था कि मिस्टर कपूर ही अर्जुन हैं, फिर भी दुनिया में बहुत सारे अर्जुन कपूर थे। निजी कमरे में शोर मच गया।
निजी कमरे में मौजूद 7-8 आदमी गुस्से में उठकर बाहर निकल आए। टाइगर व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं जाना चाहेंगे। अगर वे वहां गए तो वे खुद को मूर्ख बना लेंगे। बेशक, वह अपने आदमियों से ऐसी छोटी मोटी बात का भी ध्यान रखने को कहेंगे। रूबी ने जब टाइगर को इतना क्रोधित देखा, तो वह अपने चेहरे पर आई ठंडी मुस्कान को छिपा नहीं सकी। उसने मन ही मन बुदबुदाया, अर्जुन कपूर, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? मैं तुम्हारी नसें खींच लूंगा और तुम्हारी खाल उतार दूंगा। वापस अनिका की बात पर आते हैं। जब वह सुबह ऑफिस पहुंची तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई उसे देख रहा था और उसके बारे में धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था। जब चेयरमैन मनोज ने बैठक बुलाई, तो अनिका को पक्का पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या तुमने इसके बारे में सुना? मार्केटिंग विभाग के मैनेजर जैकी को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या मिस्टर जैकी को नौकरी से निकाल दिया गया? बिल्कुल नहीं। वह इतने सालों से यहाँ काम कर रहा था। उसे नौकरी से क्यों निकाला गया? तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? मैंने सुना है कि उसने ब्लू मून क्लब में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दिया और उसे मौके पर ही अधमरा कर दिया गया। वह अभी भी अस्पताल में है। साथ ही उस व्यक्ति ने कहा कि अगर कोई उसे काम पर रखने की हिम्मत करता है, मनोज, इसका केवल एक ही परिणाम होगा, उन्हें बस अपनी कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार करना चाहिए। अरे, कौन है वो? वो इतने दिखावटी क्यों हैं? हमें बताओ। कार्यालय में हर कोई लगातार गपशप कर रहा था। अनिका ने यह बात सुनी और उसे संदेह हुआ। साथ ही वह ये भी मानती थी कि अर्जुन उसे केवल उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के कारण ही बचा सका। वह उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए और भी अधिक दृढ़ थी। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता था। इसके बावजूद वह व्यक्ति जितना रहस्यमय था, उतना ही अधिक अनिका उसे जानना चाहती थी। वह कौन हो सकता है? अनिका अपने दफ्तर में थी। हालांकि उसका ध्यान पूरे दिन कहीं और ही था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने अर्जुन को फोन करके पूछने का फैसला किया। हेलो हनी, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अनिका झिझक रही थी। उसने अपने होंठ काटे और पूछा, अर्जुन, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मुझे ब्लू मून क्लब से कैसे बचाया? उसके लिए इसे शब्दों में बयां करना कठिन था। आखिरकार मिस्टर टैन ने उसका बलात्कार करने ही वाला था, क्योंकि वह उसका बिजनेस अपने हाथ में लेना चाहती थी। अनिका अभी भी उससे थोड़ा सदमे में था। अर्जुन और रिया रेड रूफ होटल में पहुंच चुके थे। जब अनिका ने उनसे ये पूछा तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने झूठ बोलने का फैसला किया। उस दिन क्लब के बॉस को किसी से कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे दौड़कर तुम्हें बचा लिया। बस इतना ही? अनिका ने उत्सुकता से पूछा। ये स्पष्ट था कि वह इसे नहीं खरीदती थी। क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अर्जुन ने हंसते हुए पूछा। अनिका ने भौहें सिकोड़ी और एक क्षण सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं समझ गई। इतना कहने के बाद उसने फोन रख दिया। वह अपने दस्तावेजों को देखने लगी और फिर ध्यान भटकने लगी। यद्यपि वह व्यक्ति उसे बचाने नहीं आया था, फिर भी उसकी बदौलत ही वह बच गई। वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था? मनोज मीटिंग रूम के बीच में बैठा था। उसने अपने कर्मचारियों की तरफ देखा और खांसने लगा। फिर उसने कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी ने मिस्टर जैक की बर्खास्तगी के बारे में सुना होगा। बेतरतीब अंदाजा मत लगाए। वह मार्केटिंग विभाग के जनरल मैनेजर के पद पर नहीं रह सकता है, इसका कारण उसका स्वास्थ्य है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अनिका को हमारी कंपनी के मार्केटिंग विभाग का जनरल मैनेजर होना चाहिए। उनके ऐसा कहते ही बैठक कक्ष में तालियां बजने लगीं। अनिका अभी भी खोई हुई थी। वह उस रहस्यमयी आदमी के बारे में सोच रही थी। उसे तभी होश आया जब उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने उसे धक्का दिया। वह जल्दी से खड़ी हुई और कृतज्ञता से बोली, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, मिस्टर राय। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। मिस्टर राय ने उसे पहले ही प्रमोशन के बारे में बता दिया था। अनिका ने पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। मीटिंग खत्म होने के बाद अनिका अपने ऑफिस वापस चली गई। थोड़ी देर बाद रोज गुस्से में अंदर आए और बेवजह चिल्लाने लगी, अनिका शर्मा, क्यों? तुम कमीनी हो। तुम उसके साथ सोई होगी। अगर नहीं, तो तुम जनरल मैनेजर कैसे बन गई?
यही मेरी स्थिति है, तुम कुतिया। रोज नाराज थी। शीर्ष पर पहुंचने के लिए उसकी सारी मेहनत और समय व्यर्थ हो गया था। इसके अलावा अब उसकी नौकरी भी चली गई है। मानव संसाधन विभाग ने उसे बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। सबसे पहले उसने अनिका के कार्यालय में घुसकर हंगामा खड़ा कर दिया। अनिका ने उसे उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में कहा, रोज, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? तुम्हें मुझे ये बताने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं इस पद के लायक हूं या नहीं। अभी बाहर निकलो। अनिका बहुत निराश थी। ओह, जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोशन होने के बाद तुम्हारी दुम दिखने लगी है ना? तुम कमीनी, तुम घर तोड़ने वाली हो। रोज को अब कोई परवाह नहीं थी। वह बिना किसी कारण के परेशानी खड़ी करने के लिए चिल्लाने और चीखने लगी। जब उसे दफ्तर से बाहर निकाला गया, तब भी वह दफ्तर में हंगामा मचाने की कोशिश कर रही थी, जो कि सिर्फ कुछ 100 वर्ग फीट का था। मैं आप सभी को बता दूं, अनिका शर्मा एक बदचलन औरत है। जब भी वह बिजनेस के बारे में बात करने के लिए बाहर जाती है, तो वह क्लाइंट के साथ सोती है। वह एक बहुत बड़ी वेश्या है। मुझे छोड़ दो, अनिका, बस तुम रुको, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रोज को घसीटकर बाहर निकालने के बाद अनिका ने अपना बैग उठाया और ब्लू मून क्लब के लिए बस पकड़ ली। वह जानना चाहती थी कि वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था। हालांकि जब वह ब्लू मून क्लब पहुंची तो उसने पाया कि उसे ध्वस्त कर दिया गया था। घटनास्थल पर कुछ बुलडोजर थे। कुछ मजदूर अपना काम कर रहे थे। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? अनिका ने पलट कर देखा तो एक लंबी और सेक्सी महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परफेक्ट थी। उसका शरीर परफेक्ट था और उसकी त्वचा बेदाग थी। उसकी मुस्कान से कोई भी ये बता सकता था कि वह एक दयालु, सम्मानजनक और स्टाइलिश महिला थी। वह अनामिका थी। मिस शर्मा, आप यहाँ क्यों हैं? जब अनामिका ने अनिका का चेहरा देखा, तो उसने उत्सुकता से पूछा। अनिका को आश्चर्य हुआ। वह महिला उसे जानती थी। क्या तुम मुझे जानती हो? अनिका ने पूछा। बेशक, मिस शर्मा। मेरे बॉस ने हमें खास तौर पर आपका ख्याल रखने के लिए कहा था। अनामिका मुस्कुराई, उसकी आंखें छोटे छोटे अर्धचंद्राकार हो गईं। वह ऐसी दिख रही थी जैसे उसे वसंत की हवा ने चूम लिया हो। अनिका का दिल कांप उठा जब उसने पूछा, क्या ये वही बॉस है जिसने मुझे उस रात बचाया था? अनामिका मुस्कुराई और सिर हिलाया। मिस शर्मा, आप बहुत मजेदार हैं। क्या आप हमारे बॉस को नहीं जानती? अनामिका को जिज्ञासा हुई। क्या वह और मिस्टर कपूर एक दूसरे से विवाहित नहीं थे? अनिका मुस्कुराई। वह उस व्यक्ति को कैसे जानती होगी? उसने कभी देखा भी नहीं कि वे कैसे दिखते हैं। क्या तुम मुझे अपने बॉस का नंबर दे सकते हो? मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, अनिका ने हकलाते हुए कहा। अनामिका ने अपने होंठ आपस में दबा लिए। वह हैरान थी। वह फिर भी सहमत हो गई। बेशक। ये कहने के बाद उसने अपना फोन निकाला और मिस्टर कपूर का नंबर ढूंढा। अनिका ने देखा कि यह एक अज्ञात नंबर था। हालांकि नंबर के अंतिम 4 अंकों ने उसकी आंखों को चमका दिया। 0509, यह उसका जन्मदिन था। क्या यह संयोग था? झिझकते हुए अनिका ने उस नंबर पर कॉल किया। वह बहुत घबराई हुई थी। मैं तुम्हारी दुनिया से गुजरा हूं। और जब ये पूरी तरह खिली हुई थी, तब मैंने इसे जिया है। कृपया आगे बढ़ो और पीछे मत मुड़ो। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो अंत में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। रिंगटोन। यह उसका पसंदीदा गाना था। इसके अलावा, ये वही गीत था जो अर्जुन ने उसके सामने गाया था जब उसने उसे प्रपोज किया था। क्या यह एक और संयोग था? अचानक से अनिका को घबराहट होने लगी। उसके दिमाग में बार बार अर्जुन का चेहरा घूम रहा था। क्या ये वही था? उसी समय अर्जुन रेड रूफ होटल के एंट्रेंस गेट पर खड़ा था। अचानक उसका फोन बज उठा। उसने जेब में हाथ डाला और एक फोन निकाला। नहीं, ये वह नहीं थी। ये दूसरा था। उसने उसे फिर से निकाला और कॉलर आईडी देखा। हनी। अचानक अर्जुन दंग रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ये कैसे संभव हुआ? उसने पहले कभी इस नंबर पर फोन नहीं किया था। उसने केवल उसका नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव था। उन्होंने पहले कभी भी यह नंबर अनिका को नहीं बताया था। इसके अलावा, उन्होंने ये संख्या केवल 3 लोगों को बताया था, जॉर्ज, अबीर और अनामिका। जो लोग इस नंबर को जानते थे, वही लोग उसकी पहचान भी जानते थे। अनिका को इस नंबर के बारे में कैसे पता चला?
क्या उसका पहचान उजागर हो गया? क्या उसे फोन उठाना चाहिए? अर्जुन उलझन में था। उसने रिया को फोन किया और उसे बताया कि क्या हो रहा है। उसने कहा, इससे निपटो। रिया ने सिर हिलाया और अपने हाथों से इशारा करके ठीक है कहा। उसने शालीनता से कॉल का जवाब दिया, हेलो, ये कौन है? फोन पर दूसरी तरफ अनिका स्पष्ट रूप से चौंक गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ एक महिला होगी। इसके अलावा उसकी आवाज भी अच्छी लग रही थी। हालांकि उसी समय उसने राहत की सांस ली। ये वो नहीं था। क्या वह बहुत अधिक सोच रही थी? हे, ठीक है। क्या वह नहीं जानती कि अर्जुन किस प्रकार का व्यक्ति था? इसके बावजूद वह दयनीय रूप से उस भ्रम में आ गई। नमस्ते, मिसेज कपूर। मैं अनिका शर्मा हूँ। शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन उस दिन ब्लू मून क्लब में आपकी बदौलत मैं बच गई। अनिका ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए बहुत ही नम्रता से कहा। ओह, ये ठीक है। मैं बस मदद करके खुश हूँ। हम सभी महिलाएं हैं। और मुझे इससे नफरत है जब पुरुष महिलाओं को गंदे काम करने के लिए मजबूर करते हैं, रिया ने कहा। वह बातचीत करने में कुशल थी। ऐसा कहते हुए उसने अर्जुन की ओर देखी जो उसे अंगूठा दिखा रहा था। वह ये बात अपनी पत्नी से क्यों छुपा रहे थे? मिसेज कपूर, क्या आपके पास समय है? मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। अनिका ने कुछ सोचते हुए पूछा। फिर उसने जल्दी से समझाया, चिंता मत करिए। मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और अपने होंठ थोड़े से हिलाए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसने कहा है कि वह तुम्हें खाना खिलाना चाहती है। हाँ या नहीं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं आजकल थोड़ी व्यस्त हूँ। जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगी। वास्तव में, रिया ने इस पर अधिक विचार भी नहीं किया। उसने सोचा कि अर्जुन ने अनिका के साथ लड़ाई की है। और वे आपस में कोल्ड वार कर रहे हैं। वह उन्हें सुधार करने में मदद करना चाहती थी। सचमुच, ये बहुत बढ़िया है। अनिका खुश लग रहा था। हाँ, मुझे कुछ काम निपटाना है। अब मैं फोन रखती हूँ। रिया ने ये कहने के बाद फोन रख दिया। उसने अर्जुन की तरफ मुस्कुराकर अपना सिर झुकाया। मैंने कैसा प्रदर्शन किया? अर्जुन का चेहरा उतर गया। रिया चीजों को अपने हाथों में ले रही थी। हालांकि वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था। वह केवल अपना सिर हिला सकता था। और असहाय होकर आहें भर सकता था। कोई बात नहीं, चलो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन कृपया भविष्य में मेरे लिए कोई निर्णय न लें, ठीक है? मैं अभी अपनी पहचान के बारे में किसी को नहीं बता सकता, जिसमें अनिका भी शामिल है। रिया को झटका लगा। वह तुरंत ही अपनी सोच की दिशा खो बैठी। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी। मी कपूर, मुझे लगा कि आपका मिस शर्मा से झगड़ा हो गया है और इसीलिए। रिया की आंखें नम थीं। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दुखी है। अर्जुन वैसे भी उसे डांटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। बस ऐसा दोबारा मत करना। फिर वे मुड़े और रेड रूफ होटल में चले गए। आज रात अर्जुन ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में भोजन कराने का निर्णय लिया। जब सब लोग आ गए तो अर्जुन ने अपना पे पी लिया। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि अर्जुन अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। मुझे ऐसे मत देखो, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जहां तक पैसों की बात है, वे मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़े थे। मैं अमीर होने के बावजूद भी पुराना अर्जुन ही हूँ। हम अभी भी दोस्त हैं। अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम अमीर हो गए और तुमने हमारी कंपनी को $10 मिलियन में खरीद लिया। मैंने तुम्हें इस तरह से पैसे खर्च करते कभी नहीं देखा। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो तुमने इसे छिपाने का बहुत अच्छा काम किया, अर्जुन। क्या तुम वो गुप्त रूप से अमीर आदमी हो जो सिर्फ उपन्यासों में दिखाई देते हैं? उनके पुराने सहकर्मी हंसे और बोले, वे अपनी बातों में बहुत चापलूसी छिपा रहे थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जब कोई ड्रैगन बन जाता, तो लाखों लोग उसे श्रद्धांजलि देना चाहते थे। यदि अर्जुन जैसा आदमी भी अमीर बन सकता है, तो वे क्यों नहीं? हालांकि ये वास्तविकता थी। चापलूसी के अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते थे। इससे पहले अर्जुन गरीब था, इसलिए वे खुलकर बात कर सकते थे। अब स्थिति अलग थी। उन्होंने अपने शब्दों में अधिक सम्मान और चापलूसी जोड़ दी। अर्जुन ने इसे समझा और इस मुद्दे को संबोधित किया।
ठीक है दोस्तों, मेरी चापलूसी करना बंद करो। क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? विल्सन के अलावा जो हमेशा मुझे निशाना बनाता था। बाकी सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मुझे वे सभी याद हैं। इसका अमीर होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक शब्द है। मैं तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। क्योंकि मेरे पास अभी जो है वही है। इसके अलावा, मैं तुम लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। तो, आज, इस भोजन के अलावा, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे उपहार भी हैं।